राजनीति नहीं कर रहा, आज मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में भाषण नहीं दे रहा। आज मैं याददाश्त की बात कर रहा हूं, आज मैं न्याय की बात कर रहा हूं और आज मैं उस सच्चाई की भी बात कर रहा हूं जिसे समय के साथ दुनिया भूलने की आदत डाल चुकी है। 2026 आ चुके हैं और इतिहास बताता है कि जब साल बदलते हैं तो कैलेंडर के साथ साथ लहू की यादें भी धुंधली पड़ने लगती हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत भूल जाएगा? क्या भारत भूला जाएगा कि उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं को उसकी पहचान के कारण निशाना बनाया गया? क्या हम भूल जाएंगे कि यह कोई अचानक भड़की भीड़ नहीं थी या कोई सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी? यह टारगेटेड किलिंग थी, यह पहचान पूछकर की गई हिंसा थी, नाम देकर किया गया हमला था और आस्था देकर के बहाया गया खून था। यह कोई आरोप नहीं जो लोग आज भी कहते हैं कि सबूत दिखाओ कहां क्या हुआ है। यह चढ़ा बढ़ाकर बताया जा रहा है। यह हर जगह ऐसा ही होता है जो ये बात को कहते हैं। उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब पीड़ित बार बार एक ही समुदाय से हो, जब हमले के बाद एक ही डर लोगों के चेहरे पर हो, जब पलायन करने वालों की पहचान एक जैसी हो, तो उसे संयोग कहा जाता है, उसे पैटर्न कहा जाता है। और जब पैटर्न दिखने लगे तो चुप्पी, तटस्थता नहीं, सहभागिता बन जाती है। हमारा देश पड़ोसी बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ सीमा रेखा का नहीं है। इतिहास जुड़ा है, संस्कृति जुड़ी है और भाषा जुड़ी है हमारी, और सबसे जरूरी मानवता जुड़ी हुई है। लेकिन जब किसी देश में उनके ही नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिलती तो सवाल उठते हैं। मैं बांग्लादेश सरकार से शत्रुता की भाषा में नहीं, जवाबदेही की भाषा में पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने हर नागरिक की जान की, आस्था की रक्षा करें? अगर आप इसमें असफल हैं तो दुनिया को यह जानने का अधिकार है और भारत को यह पूछने का हक है। यह हस्तक्षेप नहीं, यह नैतिक प्रश्न है कि आखिर अंदर आपके हो क्या रहा है। जब दुनिया के किसी कोने में तेल या व्यापार का मुद्दा होता है तो यही संयुक्त राष्ट्र वाले जाग जाते हैं तुरंत। लेकिन जब मंदिर जल रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, हिंदू होने को नाम पर मारा जा रहा है, अपनी जमीन छोड़ने को लोग मजबूर हो रहे हैं, तो ये रिपोर्ट की फाइलें क्यों दबा दी जा रही है भाई? यह दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है बताइए? मैं पूछता हूं कि जब धर्म देखकर मारा जा रहा है तो चुप रहने को क्या कहा जाए? ये मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातों को करने वाले लोग आज कहां है बताइए? जब देश के अंदर, जी हाँ साथियों, जब देश के अंदर वो लोग उठते हैं सड़कों पर मानवता के नाम पर, फिलिस्तीन का झंडा उठाते हैं। अरे फिलिस्तीन के अंदर भाई, गाजा पट्टी के अंदर तो आतंकवादी मारे जा रहे थे, इजराइल आतंकवादियों को मार रहा था, इजराइल आतंकवादियों को मार रहा था ना। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग आज कहां हैं जो मानवता, उनसे जब पूछा जा रहा था कि भाई आप इजराइल का झंडा क्यों फहरा रहे हो आप भारत के अंदर, भारत से इजराइल का लेना देना क्या है, या फिर माफ कीजिएगा, फिलिस्तीन का झंडा आप क्यों लहरा रहे हो, फिलिस्तीन और भारत का क्या संपर्क है, क्या संबंध है? तो लोग कहते थे अरे मैं तो मानवता के नाम पर ना, बच्चे वहां मर रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। अरे भाई, यहाँ जब इंसान को जलाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, तब तुम्हारी मानवता कहाँ है? इसका मतलब यही है कि सेलेक्टिव मानवता जो है, ये सेलेक्टिव मानवता हमको नहीं चाहिए, ये हमें सेलेक्टिव मानवता नहीं चाहिए। साथियों, भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है, भारत कोई असहाय दर्शक नहीं है। भारत वह देश है जिसकी आवाज आज दुनिया सुनती है। लेकिन सवाल यही है, क्या हम सिर्फ बयान देकर के रुक जाएंगे? भारत सरकार से मैं स्पष्ट, शांत और दृढ़ स्वर में कहना चाहता हूं, कूटनीति जरूरी है, संवाद जरूरी है, लेकिन दबाव भी जरूरी है। मानवाधिकार कोई आंतरिक मामला नहीं होता है। जब वह बार बार कुचला जा रहा हो, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को लगातार उठाना चाहिए और बांग्लादेश के सरकार को घेरने की जरूरत है, डेटा के साथ, सबूतों के साथ, पीड़ितों की आवाज के साथ। सबसे बड़ा खतरा है कि जब 2026 आए तो शायद लोग भूल जाएं। समय बहुत चालाक होता है, वह दर्द को सिर्फ यादों में बदल देता है। और आज सोशल मीडिया पर शोर है, कल नया कुछ मुद्दा आ जाएगा देश के अंदर, परसों चुनाव हो जाएंगे और फिर पीड़ित ये बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई पीड़ित हैं वो खामोशी में चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि 2026 आते आते अगर हम भूल गए तो यह हार सिर्फ हिंदुओं की नहीं होगी, यह हार होगी न्याय की, मानवता की और सत्य की। मैं जो बोल रहा हूं ये किसी के खिलाफ है नहीं, यह भाषण किसी देश के आम नागरिकों के खिलाफ नहीं है, या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है,
यह किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो हिंसा के खिलाफ है, चुप्पी के खिलाफ है और दोहरी सोच के खिलाफ है। याद रखना इस बात को। अगर आज हम नहीं बोले तो कल कोई और बोलेगा। अगर आज हमने याद नहीं रखा तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह सिर्फ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है भाई, यह सवाल है हम किस तरह का भारत बनना या बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जो दिखता रहे, या एक ऐसा भारत जो आवाज उठाए संविधान के भीतर, कानून के साथ और नैतिकता के बल पर। आप बताइएगा ईमानदारी से। सर मैं यहां पर जब तक इसके साथ, मैं क्या कह रहा हूं कि भारत सरकार से सीधी साफ बात, भारत सरकार से मैं आरोप की भाषा में नहीं, अपेक्षा की भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार कोई दुश्मन नहीं, सरकार जवाबदेह संस्था होती है। जब पड़ोसी देश में लगातार एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा हो तो भारत के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला चुप रहना, दूसरा औपचारिक बयान देना, या फिर तीसरा जो होता है लगातार दबाव बनाना। इतिहास बताता है कि पहला रास्ता कायरता कहलाता है, दूसरा रास्ता औपचारिकता कहलाता है और तीसरा रास्ता ही नेतृत्व कहलाता है। भारत को तीसरा रास्ता चुनना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कूटनीति से ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। कूटनीति में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। मैं पूछता हूं, कूटनीति किसी के लिए होती है? किसके लिए होती है कूटनीति? सिर्फ चाय नाश्ते और फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। कूटनीति होती है राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए, और जब मानवाधिकार राष्ट्रीय हित से जुड़ जाए तो चुप्पी अपराध बन जाती है। भारत को चाहिए कि हर द्विपक्षीय बातचीत में अल्पसंख्यक सुरक्षा का मुद्दा उठे, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश से जवाब मांगा जाए, और हर रिपोर्ट में टारगेटेड वायलेंस शब्द दर्ज हो। यह हस्तक्षेप नहीं, यह दबाव की वैध नीति होनी चाहिए। आज की दुनिया भावनाओं से नहीं, डेटा से या डाटा से चलती है। भारत को चाहिए कि हमलों की सूची तैयार करे, पीड़ित परिवारों की रिपोर्ट बनाए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रमाणिक दस्तावेज दे, क्योंकि जब डेटा बोलता है तो झूठ चुप हो जाता है भाई, और जब भारत बोलेगा तो दुनिया सुनती है। अब बात देश के अंदर की मैं कर रहा हूं। अब एक असहज लेकिन जरूरी सवाल है कि जब पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो भारत के भीतर कुछ लोग बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्यों हर बार पीड़ित से पहले लेकिन आ जाता है, लेकिन शब्द आ जाता है, लेकिन दोनों तरफ से, लेकिन सबके साथ होता है, लेकिन राजनीति मत करो, लेकिन दरअसल यह ढाल बन चुका है भाई। हिंसा को नैतिक वैधता देने की ढाल, हमलावर को संदर्भ देने की विचारधारा भी जिम्मेदार होती है। आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं आता, वो पहले विचार बन करके आता है। जब कोई कहता है कि यह सब अतिशोक्ति है, इनकी शिकायत आदत है, ये खुद जिम्मेदार है, तो वह मतलब समझ जाइए कि ट्रिगर नहीं खींचता, लेकिन वह रास्ता साफ करता है। किसका? उसी का। भारत को इस वैचारिक समर्थन को गंभीरता से लेना होगा। मतलब जो वैचारिक समर्थन करिए, भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं, भारत के अंदर रहने वाले, मैं भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ कि भारत के अंदर रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैचारिक समर्थन करते हैं इन तमाम चीजों का। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो हिंदुओं के अंदर, बांग्लादेश के अंदर अगर हत्या हिंदुओं की हो रही है और भारत के अंदर रह करके वहां के लोगों का जो समर्थन करते हैं, मारने वालों का जो वैचारिक समर्थन करते हैं, उसको ढूंढ करके उसको सबक सिखाने की जरूरत है। यह किसी धर्म का सवाल नहीं है, यह राष्ट्र विरोधी मानसिकता का सवाल है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी बनाम जिम्मेदारी की अगर बात करूं तो भारत में बोलने की आजादी है और होनी भी चाहिए, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं होता है कि आप हिंसा को बौद्धिक कवर दें। अगर कोई व्यक्ति आतंक की भाषा को नरम कहता हो, कहता नहीं ठीक हो रहा है, पीड़ित का मजाक उड़ाता है या देश के खिलाफ हिंसक विचारों को वैचारिक सहानुभूति देता है, तो यह राय नहीं, यह सिस्टम का दुरुपयोग है। सरकार को कानून के दायरे में रहते हुए इस अंतर को स्पष्ट करना होगा, पहचान करनी होगी गद्दार देश के अंदर कौन है। और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं बांग्लादेश के हिंदुओं को भूलना नहीं है। चाहे साल बदल जाए, चाहे कुछ बदल जाए, वहां के लोगों पर जो हत्या हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उसको भूलना नहीं, याद दिलाते रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।